Hello everyone. A very good day to all of you. I'm Dr. Meenu Singhal, Associate Professor of Economics, back with you again with another topic, money market. In fact, Indian money market. Today we'll be studying about the different components of money market. We'll be studying about various sub-markets that exist in a money market, various instruments, various institutions, and many more things about money market that will help us to understand this market in a much better way. और हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है कि हम मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं कि मुद्रा बाजार क्या है। देखिए, मुद्रा बाजार को समझने के लिए हमें वित्तीय प्रणाली को समझना पड़ेगा। We need to understand about a financial system. Financial system is basically a network of financial institutions, financial instruments and financial markets. देश में किसी अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय प्रपत्र हैं, इन सबसे मिलकर बनती है आपकी वित्तीय प्रणाली। अब ये जो वित्तीय प्रणाली है, इसका पर्पस क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो देश में अर्थव्यवस्था में जिन लोगों के पास सरप्लस कैश है, उनसे लेकर वहां तक पहुंचाना जिनके पास कैश की कमी है, जिन्हें जरूरत है रुपए की, मुद्रा की। So financial system facilitates the transfer of money from those who have surplus of it to those who are deficit of it. तो ये जो नेटवर्क बना हुआ है वित्तीय संस्थाओं, प्रपत्रों और इंस्ट्रूमेंट्स का, वो इसीलिए बना हुआ है कि वो उन लोगों के पास जिनके पास सरप्लस कैश है, उनसे वहां तक पहुंचा सके जिनको रुपए की, मुद्रा की जरूरत है। So this financial system, as I said, consists of these three things: markets, institutions, instruments. लेकिन आज के जमाने में एक और चौथा कंपोनेंट है इसका, और वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। आज की डेट में हमारी वित्तीय संस्थाएं बहुत तरह की सेवाएं दे रही हैं, जिनकी वजह से आम आदमी को बहुत सहूलियत हुई है। Okay, we start with now what a financial system is. Regarding this financial system, we'll begin one by one, taking one thing at a time. हम अब शुरुआत करते हैं वित्तीय बाजारों से। तो वित्तीय बाजार जो है आपके दो तरह के होते हैं, एक है मुद्रा बाजार और एक है पूंजी बाजार, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। हमने जो आज के दिन कवर करना है वो है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को हम अभी जिक्र नहीं करेंगे। As you can see that money market again can be divided in two parts, organized sector and unorganized sector. आप मुद्रा बाजार को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र के अंदर you can see that there are so many markets. इसके अंदर कितने सारे बाजार हैं, कॉल मनी, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कोलेट्रल। तो आई बी टेकिंग देम वन बाय वन। इस समय मैं आपको सारे मार्केट्स एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी मैं आपको कुछ मार्केट्स एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद जब मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगी तो और मार्केट्स के बारे में भी बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी स्टार्ट विद दिस कॉल मनी मार्केट। व्हाट इज कॉल मनी मार्केट? आई कैन सी हियर, या कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट वो बाजार है जहां पर 1 से 15-14 दिन तक के लिए ऋण लिया जाता है। Normally, banks participate in this call money market, and therefore we call this market as interbanking call money market, right? Then there is this market is basically meant to satisfy the requirements of banks. उनको जो अपने statutory liquidity ratio या cash reserve ratio को maintain करने के लिए जो cash चाहिए होता है वो इनको यहाँ call money market से
मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं ये बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट। बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट होता है जहां पर देखिए ट्रेडिंग के दौरान हमारे बिल्स को जब बैंक एक्सेप्ट कर ले उसको हम कहते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस। During the process of trading, when bankers accept the bills of the exporters or importers, this is known as bankers or the traders, right? This is known as bankers acceptance. मैं ये चीज आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लेते हैं कि मैं कुछ आयात कर रही हूँ से फ्रॉम यूएस से। अब यूएसए से जब मैं कुछ सामान आयात कर रही हूँ, मेरी पहली बार वहां की एक कंपनी, मान लेते हैं XYZ नाम से कोई कंपनी है, उससे मेरा व्यापारिक समझौता हुआ है। पहली बार हम दोनों व्यापार कर रहे हैं। XYZ वाली फर्म मेरी फर्म को नहीं जानती, मैंने उनकी फर्म से कभी लेन देन नहीं किया, तो मुझे नहीं मालूम वो मुझे मेरी मशीन जो मैं उनसे खरीद रही हूँ वो भेजेंगे नहीं भेजेंगे, कहीं कोई धोखा तो नहीं दे देंगे। उसी तरह से उन्हें नहीं मालूम कि जब वो मुझे मशीनें भेज देंगे तो मैं उनको पेमेंट करूंगी या नहीं करूंगी। Neither of us trust each other because we don't have any reason to. We hardly know each other. तो उस केस में मैं अपने देश में किसी बैंक से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे बिल को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर वो बैंक मेरे बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब ये है कि वो बैंक गारंटी दे रहा है कि अगर मैं किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाती तो मेरे बिहाफ पे पेमेंट वो बैंक करेगा। अब जो मुझे सामान मशीनें जो बेचेगा वो एक्सपोर्टर भी खुश है, उसको मालूम है कि उसको उसका पैसा वापस मिल जाएगा। सो दिस इज बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस means accepting the bills of the traders. तो ये मार्केट बहुत जरूरी है देश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। Then there are treasury bills, commercial bills, right? Collateral secured loan. Yes, I'll be telling you about collateral secured loan right now. Treasury bills और commercial bills के बारे में आगे देखते हैं। Collateral secured loan वो है जहां पर आप देखते हैं कि हम कुछ गिरवी रख देते हैं, हम अपने कुछ साधन गिरवी रखते हैं, एसेट्स कुछ गिरवी रखते हैं और उसके बदले में लोन लेते हैं। नॉर्मली व्हाट पीपल mortgage is financial assets such as equities, bonds, treasury bills. हमारे पास जिस तरह के वित्तीय प्रपत्र हैं हम उन्हीं को गिरवी रखते हैं और उनके अगेंस्ट हम लोग ऋण लेते हैं। Then this is known as collateral secured loan. इसको हम काफी सेफ मानते हैं क्योंकि इसके अगेंस्ट कुछ गिरवी रखा हुआ है। अगर जिसने ऋण लिया है वो ऋण वापस नहीं कर पाता तो उस केस में जिसने ऋण दिया है वो उस व्यक्ति की ये संपत्तियां बेचकर अपना पैसा वापस ले सकता है। Then there are some new instruments such as commercial paper, such as certificates of deposits. Then there are money market mutual funds, repos and reverse repos. इन सब के बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये सारे तो जो कंपोनेंट्स हैं ये सब मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लेकिन जहां तक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का सवाल है, असंगठित क्षेत्र वो है जहां पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर पे एक केंद्रीय बैंक RBI का नियंत्रण है या किसी और अन्य संस्था का नियंत्रण होगा, लेकिन जहां तक सवाल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, इसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भारत में ये बहुत मजबूत है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं आपके इंडिजिनस बैंकर्स, देशी बैंकर जिन्हें हम बोलते हैं, मनी लैंडर्स जो वैसे ही ऋण उधार देते हैं, और अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो कि अनरेगुलेटेड है। मैं यहाँ अनरेगुलेटेड लिखना अवॉइड कर सकती थी, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली लिखा है ये बताने के लिए कि ये जो क्षेत्र हैं ये तीनों अनऑर्गेनाइज्ड, इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो इंडिजिनस बैंकर्स वो हैं कोई भी फर्म जो अपने आप ही बैंकिंग का काम करने लगती है, जैसे कि लोगों की जमा इकट्ठा करना, लोगों को ऋण देना। तो ये जो इंडिजिनस बैंकर्स हैं इनके एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और नॉर्मली जिनको ये ऋण देते हैं उन लोगों को ये जानते होते हैं। इसके बाद मनी लैंडर्स, सराफा, आड़ती, ये कहीं पे भी गांव में, शहर में आपको मिल सकते हैं
और इनका पर्पस भी यही है कि जिन लोगों को वो जानते हैं उनको ऋण देते हैं, बहुत आसान शर्तों पर ऋण देते हैं, लेकिन इनकी नॉर्मली ब्याज की दरें बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव हो सकते हैं, ये धोखाधड़ी कर सकते हैं, कागजी कार्यवाही में गड़बड़ कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो जाती है कई तरह की वित्तीय संस्थाएं, जैसे कि निधि, जैसे चिट फंड्स, और इनके ऊपर जैसा कि मैंने लिखा है या स्पेसिफाई किया है कि ये अनरेगुलेटेड है, इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। और इस वजह से जानते हैं क्या डर होता है? डर आता है कि हो सकता है कि ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं धोखा दे जाए, और देती हैं। आप लोगों ने रिसेंटली कुछ साल पहले सुना होगा कि मध्य प्रदेश में चिट फंड स्कैम हुआ था। तो इस तरह के चिट फंड स्कैम्स, स्कैम्स नहीं, चिट फंड्स, निधिज और किट्टीज, लोग 50-50 हजार की, कुछ लाख की किट्टी डालते हैं। जैसे कि 20 लोगों ने 1-1 लाख रुपए की किट्टी डाली, तो वो 20 लाख रुपए हो गए, वो कोई छुड़वा लेगा डिस्काउंट पर, जिसको ज्यादा जरूरत होगी। और धीरे धीरे हर महीने फिर इस तरीके से 20 लाख इकट्ठे होंगे, कभी कोई ले लेगा, कभी कोई ले लेगा। तो ये अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं जिनके माध्यम से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम होता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी भारत में मजबूत है, और भारत के ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पे 30% लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा है। Now this market is satisfying the need of at least 30% people in the rural areas. ये जो ग्रामीण क्षेत्र में सीमांत किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे स्तर पर व्यापार करने वाले लोग हैं, इन सब की ऋण की जरूरतें यहाँ से पूरी होती हैं। जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर से ऋण नहीं मिलता, उनको यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऋण मिलता है। और इसके बाद हम आते हैं कैपिटल मार्केट। बट एज आई सेड, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट टुडे। हालांकि कैपिटल मार्केट के भी अपने बहुत सारे मार्केट होते हैं, कुछ जहां पर आपकी ये सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाती हैं, जिसे हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहते हैं, कुछ जहां कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज बेची जाती हैं, जैसे कि निगम क्षेत्र के प्रतिभूतियां भी हो सकती हैं, और आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, सिक्योरिटीज वगैरह। सो this was an overview of Indian financial markets. Next we come to the history of money market. देखिए, मैं इस समय जो बात कर रही हूँ, मैं भारत के बाजार की बात कर रही हूँ, भारत के मुद्रा बाजार की। तो as far as Indian money market is concerned, हमारा 1988 तक हमारा बाजार कोई खास विकसित नहीं था। Our Indian market was not much developed till 1988. But yes, after 88, it grew. It grew at a great speed. काफी अच्छे से, तेजी से विकास हुआ। बहुत कदम उठाए गए इसके विकास के लिए। कई तरह के नए इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में निकाले गए। हमारी एक और नई संस्था की स्थापना की गई 1988 में। इट इज नोन एज डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFHI, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। बेसिकली DFHI की स्थापना की गई थी इसलिए कि देश के अंदर जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके लिए सेकेंडरी मार्केट बन सके। प्राइमरी मार्केट है जहां नई प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह इश्यू किए जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट है जहां पर ऑलरेडी इश्यूड बिल्स, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स है, कॉर्पोरेट बिल्स है, किसी भी तरह के हैं, उनकी खरीद फरोख्त की जाए। इसी के साथ हमारे 1988 में एक और बड़ा कदम उठाया गया। उससे पहले ब्याज की दरें सरकार तय करती थी। धीरे धीरे सरकार ने ब्याज की दरों को तय करने में अपना दखल देना बंद कर दिया। Now government stopped interfering in setting up the rate of interest, and now rate of interest are determined by the market forces, by the demand for and supply of money. आज की डेट में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति तय करते हैं कि अर्थव्यवस्था में या मुद्रा बाजार में ब्याज की दर कितनी होगी। Next we come to the features of money market. ये जो विशेषताएं मैं कर रही हूँ, ये भारतीय मुद्रा बाजार की नहीं है, किसी भी मुद्रा बाजार की है। पूरे विश्व में कोई भी मुद्रा बाजार हो तो उसकी किस तरह की विशेषताएं होती हैं। सॉरी, सबसे पहले यहाँ ये वो बाजार है, राइट, आई फॉरगॉट टू टेल यू व्हाट इज अ मनी मार्केट। मनी मार्केट वो है जहां पर
अल्पकाल के लिए ऋण लिया और दिया जाता है. सो दिस मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स. इसमें दीर्घकाल के लिए ऋण लिए दिए नहीं जाते. दीर्घकाल के लिए जो ऋण लिए और दिए जाते हैं वो है आपका पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट. सो दिस मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स. Then normally these transactions take place without any broker. यहाँ जो लेन देन होता है उसमें कोई ब्रोकर नहीं होता. अच्छा, आप कैपिटल मार्केट में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि पूंजी का लेन देन जो होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है जहां पर आप शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं. लेकिन मनी मार्केट में इस तरह की कोई जगह नहीं है जहां पर आप इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद या बेच सकें. बहुत तरह की सब मार्केट्स हैं. आपने देखी अभी एक लंबी लिस्ट देखी जिसमें से हमने सिर्फ अभी तक 2-3 को एक्सप्लेन किया और बाकी को तो एक्सप्लेन भी नहीं किया. इसके अलावा आज की डेट में हमारे भारत में और अदरवाइज भी मनी मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. अब किस बाजार में कितने हैं वो डिपेंड करेगा कि वो बाजार कितना विकसित है. अगर भारत में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट मीन्स वी आर अ डेवलप्ड मार्केट, वी हैव अ डेवलप्ड मनी मार्केट. पर अगर हमारे यहाँ कम इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इसका मतलब हमारा मार्केट डेवलप नहीं है. पार्टिसिपेंट्स किस तरह के हैं? पार्टिसिपेंट्स जितने ज्यादा होते हैं वो उतना विकसित बाजार होता है, जितने कम होते हैं उतना कम विकसित होता है. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत लिक्विड होते हैं, उन्हें कभी भी आप मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं. Therefore, these instruments are known as near money. इन्हें हम निकट मुद्रा भी कहते हैं. निकट मुद्रा का मतलब है वो मुद्रा, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम एकदम बहुत जल्दी, बहुत कम खर्चे पर मुद्रा में बदल सकें, कन्वर्ट कर सकें. Therefore, money market instruments are normally are treated as near money. Then we will try to know the importance of money market. देखिए, as far as money market is concerned, through this market, government covers its deficits, finances its deficits, and that also in non-inflationary manner. मान लेते हैं कि सरकार को घाटा पड़ रहा है, खर्चे ज्यादा है, आय कम है, उसको फाइनेंसेस चाहिए. कहां से आएंगे? पहला तरीका है कि वो नोट छापे. लेकिन नोट छपवाने से अगर वो केंद्रीय बैंक को कहे कि नोट छापो तो उससे देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगी. दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट बोरो करे, अपनी ट्रेजरी बिल्स बेचे या कोई और इंस्ट्रूमेंट निकाले और गवर्नमेंट मनी मार्केट में बोरो करे अल्पकाल के लिए जितनी उसकी जरूरत है. इस तरह से सरकार की जरूरत भी पूरी हो गई और इन्फ्लेशन का डर भी टल गया. It is not only the government which borrows money for short term from the market, money market. In fact, corporate sector also borrows money from money market so as to manage and maintain its liquidity level. अब अल्पकाल में कंपनीज को अचानक कुछ खर्चे पड़ सकते हैं, जैसे कि टैक्स की पेमेंट करनी है, इंश्योरेंस की पेमेंट के लिए लिक्विड कैश अभी नहीं है क्योंकि अभी पेमेंट ड्यू है, आय नहीं है और खर्चे पेमेंट रिसीट्स नहीं है. अभी हमारी कमाई जो है वो हमारे पास आय नहीं है और हमें खर्चे करने हैं हमारी कंपनी को, जैसे कि मजदूरों की तनख्वाह देनी है एंड सो ऑन. तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए अगर अभी हमारे पास कैश नहीं है सो वी कैन ऑलवेज बोरो फ्रॉम द मनी मार्केट. और सिर्फ यही नहीं, हमारी कमर्शियल बैंक्स ये भी बोरो करते हैं. ये क्यों बोरो करते हैं? कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए. ये भी खुले बाजार की प्रतिक्रिया से मनी मार्केट से रुपया इकट्ठा करते हैं. फिर मनी मार्केट हेल्प करता है हमारे देश की सरकार को और केंद्रीय बैंक को कि वो अपनी मौद्रिक नीति को लागू कर सके. पर वो कहां से लागू करते हैं, किसके माध्यम से? इट इज थ्रू मनी मार्केट दैट RBI, our national bank, our central bank and the government of the country implements this monetary policy. Then the interest rates set through reverse repo rates, call money rates, they act as reference point.
they act as reference points for setting interest rates in money market. जो हमारे कौन मनी मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, बेसिकली ये मापदंड बनते हैं हमारे देश के अंदर मनी मार्केट में या इनफैक्ट कैपिटल मार्केट में भी ब्याज की दर क्या होगी वो निर्धारण करने के लिए. And basically, if you don't have a healthy money market, you cannot think of developing a healthy capital market. पूंजी बाजार के लिए भी ये जरूरी है कि हमारे पास देश के अंदर मुद्रा बाजार भी स्वस्थ और अच्छा हो. इसके बाद हम आते हैं कि एक अच्छे मुद्रा बाजार के लिए क्या चाहिए. What are the prerequisites of an efficient money market? First of all, we need to have a strong banking system. देश के अंदर जो बैंकिंग प्रणाली है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बैंकिंग सिस्टम है ना आपका, ये बैंकिंग सिस्टम ही आपकी अल्पकाल और मध्यम काल की पैसे की जरूरत को पूरा करता है. जिनके पास सरप्लस है वो भी यहाँ बैंकिंग सिस्टम में अपना डिपॉजिट करवाते हैं और जिनको चाहिए वो भी यहाँ से अल्पकाल के लिए और मध्यम काल के लिए ऋण लेते हैं. और एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब एक देश का केंद्रीय बैंक मजबूत हो, और ना सिर्फ मजबूत हो बल्कि वो एक्टिव हो, यानी देश की जरूरतों को देखकर वो उसके अनुसार फैसले ले सके कि कब उसको मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है, कब कम करनी है, ब्याज की दरें कैसी होनी चाहिए, एंड सो. Then there should be for a healthy money market we need to have large number of participants. जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो संस्थाएं हो चाहे आम आदमी हो, और जब तक आम आदमी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक एक मुद्रा बाजार मजबूत नहीं हो सकता. So therefore when we have a higher number of participants we say that the market is efficient, more developed. Similarly, we need to have a variety of sub markets and a variety of financial instruments. जिस बाजार में बहुत सारे उप बाजार हो, जहां पर बहुत सारे वित्तीय प्रपत्र हो, वही बाजार, बहुत सारी संस्थाएं हो, वही बाजार हम एक कार्यकुशल बाजार कह सकते हैं. फिर प्राइमरी मार्केट होना एक अलग चीज है, लेकिन हमारे पास जो प्रपत्र हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहां उनको हम बेच सकें, सेकेंडरी मार्केट नहीं है, तब तक देश का मुद्रा बाजार विकसित नहीं कहलाएगा. सो वी नीड टू हैव अ सेकेंडरी मार्केट एज वेल, एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट. फिर ये जो सेकेंडरी मार्केट है या ये जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, हम कह रहे हैं बहुत सारे सब मार्केट्स हों, इन सब को रेगुलेट करने के लिए कुछ सिस्टम होना चाहिए. So we need to have an effective regulatory mechanism in the form of the central bank, or for example we have SEBI to regulate stock markets, secondary markets, right? And then conducive economic policies. सरकार किस तरह की नीतियां बना रही है देश में मुद्रा बाजार के विकास के लिए. For example, till date, government has, with the help of RBI, tried to develop commercial bill market in India twice, though it has not been successful. उसी तरह 1988 के बाद जो भारत में इतने सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आए और हमारे बाजार का विकास हुआ, उसका श्रेय इसी बात को जाता है, the credit goes to the economic policies formed by the government of the country. Now after this we come to the मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट. हमने मनी मार्केट के बारे में अभी तक काफी पढ़ा, क्या है अच्छा मार्केट, क्या है, एंड सो ऑन. तो अब हम आते हैं इसके दो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं. तो सबसे पहले है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, प्रपत्र, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम इस बाजार में इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसमें कौन सी संस्थाएं हैं जो इसमें हिस्सा लेती हैं. I don't think today will be able to cover institutions, but yes, I try to cover money market instruments today. First of all, what do we mean by money market instruments? Money market instruments can be defined as financial contracts between those who lend and those who borrow. ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले के बीच में जो मौद्रिक समझौता है, जिस तरह के प्रपत्र, जिस तरह के कागजात पर साइन हुए हैं और उनके माध्यम से लेन देन हुआ है, बस उन्हीं को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह के हैं? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, पहचाना?
ये वही है जिनके नाम से हमने अलग अलग मार्केट्स बनाए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने मार्केट्स के बारे में पढ़ा था ना, कि यहाँ यू कैन सी वी हैव दिस ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट। तो इन्हीं हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अब पढ़ेंगे कि ट्रेजरी बिल क्या है, कमर्शियल बिल क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है, एंड सो ऑन। सो लेट मी स्टार्ट विद ट्रेजरी बिल्स। ओके, ट्रेजरी बिल्स are the instruments through which government borrows money for short term. बहुत सिक्योर है ये, क्योंकि आरबीआई कभी भी इनको लेने के लिए तैयार रहता है, because the central bank of our country, Reserve Bank of India, is always ready to buy back these treasury bills. Now these treasury bills are also known as T-bills, right? हमारी सरकार इनको 4 तरह की अवधि में ड्यूरेशन के लिहाज से इश्यू कर दी थी। 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन, 364 days. But from last few years, the government has stopped issuing 14-day T-bills. इनके माध्यम से, इनको ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से आरबीआई देश के अंदर मौद्रिक नीति लागू करने की कोशिश कर रही है, थ्रू विद द हेल्प ऑफ these treasury bills and with the help of repos and reverse repos. Yes, the government of the country, the government of our country tries to influence the monetary policy of the country, and also tries to maintain the liquidity levels in the country. तो इनको नॉर्मली ये जो इश्यू किए जाते हैं डिस्काउंट पे किए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 6 महीने वाला 182 दिन वाला ट्रेजरी बिल है, वो उसका जो पार वैल्यू है वो 100 रुपए की है, लेकिन उसको गवर्नमेंट जब बेचती है तो डिस्काउंट पे बेचती है। मान लेते हैं 96 रुपए पे बेचा है, तो 96 रुपए पर बेचा, 6 महीने बाद जब इनको रिडीम करवाने जाएंगे तो ये 100 रुपए मिलेंगे। सो वी हैव अर्न्ड ₹4 within 6 months through T-bills, right? इस तरीके से ये काम करता है। और ट्रेजरी बिल्स के मार्केट में LIC, GIC, UTI, सब तरह की कमर्शियल बैंक्स और RBI डील करते हैं। Then another important instrument, money market instrument, is commercial bill. Commercial bills वो होते हैं which are issued by businessmen or firms in exchange of goods purchased or sold. जब भी कोई बिजनेसमैन कोई वस्तुएं सेवाएं बेचता है, खरीदता है, तो फिर उनका एक्सचेंज करने में उसके, देखिए हर बार कैश पेमेंट नहीं होती है। मान लेते हैं मैं एक ग्राहक हूं और मैंने एक कार खरीदी है एक फर्म से, तो जिस शोरूम से मैंने वो कार खरीदी है वो 8 लाख की कार थी, मैंने 5 लाख की डाउन पेमेंट कर दी, लेकिन 3 लाख रुपए अभी मेरे पास नहीं है। एंड आई टेल देम दैट आई बी मेकिंग दिस पेमेंट ऑफ ₹3 लाख आफ्टर 3 months। तो अगर मैं लिख कर देती हूँ कि मैं 3 महीने के बाद आपको 3 लाख रुपए दूंगी इस तारीख को, और साइन कर देती हूँ, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। और अगर वो शोरूम का मालिक मुझे लिख कर देता है कि आपने मुझे 3 महीने बाद इस तारीख को इतने रुपए देने हैं, तो इसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल। और अब ये डील हो गई, नेचुरली मैं उस पर साइन करूंगी कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने 3 महीने बाद आपको पैसे देने हैं। अब ये जो प्रॉमिसरी नोट है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये 3 महीने बाद इनको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर उस शोरूम के मालिक को 1 महीने बाद उन रुपयों की जरूरत पड़ जाती है तो क्या करेगा? वो इन कमर्शियल बिल्स को मार्केट में बेचकर डिस्काउंट पर पैसे ले सकता है और अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। वहां बेचेगा सेकेंडरी मार्केट में। उसके लिए जरूरी है कि कमर्शियल बिल मार्केट आपका विकसित हो, जहां पर आप ऐसे बिल्स को, प्रॉमिसरी नोट्स को बेचकर डिस्काउंट पर पैसे ले सके। ये है आपका कमर्शियल बिल मार्केट। नॉर्मली ये जो कमर्शियल बिल्स होते हैं 3 महीने की ड्यूरेशन के होते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि भारत में ये बाजार बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। बावजूद इसके कि हमारी भारतीय सरकार ने, आरबीआई ने इसके विकास के लिए 2 बार कोशिश की, बड़ी सीरियस सिंसियर कोशिश की 1952 में और 70 में, but alas not very successful. Then we have commercial papers and certificates of deposit.
दोनों ही 1989 में इंट्रोड्यूस किए गए, उससे पहले ये इंस्ट्रूमेंट्स भारत में नहीं थे। कमर्शियल पेपर्स जो हैं वो आपके बेसिकली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेचुरली मनी मार्केट के हैं, तो अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट की तरह से होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर इश्यू करता है। 1989 में गवर्नमेंट ने सोचा कि कंपनीज के पास एक और तरीका होना चाहिए जिससे वो सस्ता ऋण मार्केट से ले सकें। तो सिर्फ वो कंपनीज जिनकी नेट वर्थ 5 करोड़ से ऊपर की है, जो हेल्दी हैं, जिनकी रेटिंग अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने उनकी रेटिंग की और उनकी बहुत अच्छी रेटिंग आई है, सिर्फ ऐसी कंपनीज कमर्शियल पेपर इश्यू कर सकती हैं। हर कंपनी इश्यू नहीं कर सकती। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 7 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकता है, और बोथ कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इनको इश्यू करने की जो गाइडलाइंस हैं वो आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है, दोनों में ही। अब जहां तक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है, ये क्या है? ये ऑलमोस्ट वही है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट होते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 60,000 रुपए है, मैं बैंक में जाती हूँ और वो जमा करवा देती हूँ, तो वो हो गए फिक्स डिपॉजिट। मैंने मान लेते हैं 4 साल के लिए जमा करवा दिए, या मैंने 8 महीने के लिए जमा करवा दिए, तो फिक्स डिपॉजिट है। लेकिन मैं अपनी एफडी को, फिक्स डिपॉजिट को कभी भी तुड़वा सकती हूँ। मुझे अगले दिन जरूरत है, मैं अगले दिन भी जाकर तुड़वा सकती हूँ। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के साथ ऐसा नहीं है। दे आर बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके पास है वो जाकर इससे पैसे ले सकता है। लेकिन अगर मैंने 4 महीने के लिए करवाया है, 3 महीने के लिए करवाया है, 1 साल के लिए करवाया है, तो मैं उससे पहले नहीं तुड़वा सकती। हाँ, अगर मुझे रुपए की जरूरत है तो दीज आर ट्रेडेबल टर्म डिपॉजिट्स, मैं इनको मार्केट में बेच सकती हूँ। मैंने अपनी डिपॉजिट करा, मेरे पास सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट आए और मेरे को रुपए की जरूरत है, मैंने 6 महीने के लिए करवाए हैं, लेकिन मुझे 2 महीने बाद ही रुपए की जरूरत पड़ गई, तो मैं ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट में बेच सकती हूँ। मान लेती मैंने आपको बेच दिया। अब जब मैंने आपको बेचा है, आपका जब ये 6 महीने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, आप जब मर्जी बैंक में जाकर इसके अगेंस्ट अपने पैसे ले सकते हैं। और इधर से मुझे 2 महीने बाद जरूरत थी, मैंने आपसे ले लिए, हाँ नेचुरली थोड़े डिस्काउंट पर। तो इनका पीरियड नॉर्मली 3 महीने से 1 साल होता है, पर ये थोड़े महंगे पड़ते हैं बैंकों को, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है, इसलिए बैंक्स सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट को भी कोई खास इस्तेमाल नहीं करते। फिर है रिपोज एंड रिवर्स रिपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आज की डेट में सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट यही है, रिपोज और रिवर्स रिपोज। भारत में 1992 में रिपोज की शुरुआत की गई थी। रिपोज मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट, और रिवर्स रिपोज की शुरुआत 96 में। रिपो ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि मान लेते, देखिए रिपोज क्या होते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसके माध्यम से कमर्शियल बैंक्स को जब भी अगर अल्पकाल में ऋण की जरूरत पड़ती है तो वो बोरो करते हैं, ठीक है, और बोरो कैसे करते हैं, पैसे आए और उनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, वो उन्होंने आरबीआई को बेच दिए, हाँ, और वहां से रुपए ले लिए। बट ऑन द कंडीशन, प्लीज लिसन इट केयरफुली, ऑन द कंडीशन दैट दे विल रीपर्चेज same securities or similar securities at a later date at a given price. वो लोग अपनी सिक्योरिटीज बेचते हैं आरबीआई को, उसके अगेंस्ट वो रुपए ले लेते हैं, लेकिन इस कंडीशन पर कि कुछ समय के बाद वो अपनी इसी तरह की सिक्योरिटीज या यही सिक्योरिटीज वापस ले लेंगे। Therefore I am calling it repurchase agreement. वो वापस ले लेंगे एक निश्चित समय बाद, एक निश्चित कीमत पर। रिवर्स रेपो में हम बैंक्स के पास जो सरप्लस कैश होता है वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास पैसे पड़े हैं तो वो पैसे लगाते हैं और ट्रेजरी बिल्स खरीद लेते हैं, विद द कंडीशन कि वो कुछ समय के बाद उसको वापस बेच देंगे। सो नाउ वी कम टू मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आम आदमी भी इस ग्रोथ का हिस्सा बने, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे जैसे इंसान को, आई हार्डली नो हाउ टू डील इन शेयर्स, बॉन्ड्स। मुझे नहीं आता बॉन्ड्स में, शेयर्स में डील करना।
मेरे को मालूम नहीं कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी खराब है, और कौन सा शेयर कब खरीदना चाहिए, कब बाहर निकल जाना चाहिए। तो फिर उसके लिए बने हैं म्यूचुअल फंड्स, नोन एज हिंदी में जिसको हम बोलते हैं पारस्परिक कोष। तो पारस्परिक कोष में हम लोग रुपया डालते हैं और वहां पे प्रोफेशनल लोग हैं जो इस रुपए को मैनेज करते हैं। लेकिन ये तो हुआ म्यूचुअल फंड मेरा, जो कि दीर्घकाल के लिए भी हो सकता है, अल्पकाल के लिए भी। जो म्यूचुअल फंड्स अल्पकाल के लिए रुपया लगाएं उन्हें हम बोल देते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, right? And normally they invest their money in treasury bills, certificates of deposits, commercial bills, etc. हाँ, ये अपना रुपया इक्विटी में, डिबेंचर्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन डिबेंचर्स में जिनका रिडीमिंग का जो पीरियड रह गया है, मेच्योरिटी पीरियड, वो सिर्फ लेस देन 1 ईयर है। कैश मैनेजमेंट बिल्स वही हैं जो कि ट्रेजरी बिल्स हैं। तो ओनली डिफरेंस इज कि कैश मैनेजमेंट बिल्स जो हैं वो 91 डेज से कम के होते हैं। मैंने आपसे बताया था 14 दिन के ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने इशू करने बंद कर दिए हैं, तो उनकी जगह काइंड ऑफ ये शुरू किया है कैश मैनेजमेंट बिल, 2010 में ही शुरू किया है इनको। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, विल बी सीइंग यू सून। और जो हमने अभी मनी मार्केट का टॉपिक अधूरा रह गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।